हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, है कि नहीं दोस्तों? तो चलिए, एक और बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 8th स्टैंडर्ड के साइंस का। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपके लिए न्यू बैच स्टार्ट किया हुआ है ऑलरेडी। जो पुराना बैच की जो वीडियो है ऑलरेडी सब चीज प्रेजेंट है, तो आप उसको भी देखो और उसको भी पढ़ाई करते रहो। मतलब आगे के चैप्टर्स को आपको पढ़ना है तो पढ़ते रहो। पूरा सिलेबस इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, लेकिन जो न्यू बैच के न्यू वीडियोस आ रहे हैं फ्रेश तरीके से डिजिटल बोर्ड पे जो पढ़ाए जा रहे हैं, इसको भी जरूर देखना और अपने सभी दोस्तों को इन्फॉर्म करना, शेयर जरूर करना, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 8th स्टैंडर्ड का हमारा जो साइंस का हमने स्टार्ट किया था, तो हमारा चैप्टर नंबर 3 फोर्स एंड प्रेशर हमने स्टार्ट किया था। इसके पहले के जो चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 1 एंड 2 अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं, चेकआउट कर लेना। प्लेलिस्ट भी हमने न्यू वाला अपलोड कर रखा है, अपडेट कर रखा है, तो चेकआउट करते रहना। आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है, यानी इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था फोर्स के बारे में कि क्या होता है फोर्स, कौन कौन से टाइप के फोर्स होते हैं। हमने डिस्कस किया था कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। फिर हमने देखा था इनर्शिया क्या होता है, कौन कौन से टाइप के इनर्शिया होते हैं। ये सभी चीज हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम सेकंड लेक्चर में इसका सेकंड पार्ट यानी प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेशर क्या होता है, ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, और उसी के बेस पे और भी कई सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम स्टडी करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर, ठीक है? प्रेशर का मतलब होता क्या है? तो देखो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रेशर का मतलब होता है दोस्तों, प्रेशर इज डिफाइंड एज, देखो ध्यान से सुनना, ये चीज अगर आप समझ पाओगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। कोई भी पर्टिकुलर जगह पे अगर एक फोर्स आप लगाते हो, जैसे मान लो कि ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और यहां से आप क्या कर रहे हो, एक रॉड जो है, एक रॉड है ये, और ये रॉड से आप क्या कर रहे हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है, यहां पे क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, मतलब फोर्स लग रहा है। तो इन शॉर्ट उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेशर। जैसे सिंपल एग्जांपल है, मेरे पास हाथ है, ठीक है, ये मेरे पास एक मार्कर। अब मैं क्या करता हूं, इस हाथ के ऊपर इस मार्कर के थ्रू फोर्स लगा रहा हूं, डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा हूं, ताकत लगा के, जितना ताकत लगा रहा हूं, तो मुझे ना यहां पे इस रीजन में ना पेन हो रहा है। आप कब भी कर सकते हो, आपके पास पेन होगा तो आप क्या करो, थोड़ा सा ताकत लगाओ, बहुत ज्यादा मत लगा देना, थोड़ा सा ताकत लगाओ और इसको नीचे धकेलने की कोशिश करो इस हाथ को। तो आपको ना यहाँ पे देखो, मेरा तो ये खड्डा पड़ गया, देखो ये दबा दबा के खड्डा पड़ गया। क्यों खड्डा पड़ गया? क्योंकि यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर जगह पे मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। तो इस पर्टिकुलर जगह पे क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, और ये पर्टिकुलर जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, एरिया बोलेंगे। कोई भी जगह एरिया होता है ना, जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं इस स्टूडियो में, तो ये भी क्या है, मेरे लिए एरिया है। उसी प्रकार जहां पे भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो एरिया पे अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उस पर एक प्रेशर पड़ रहा है। हम लोग बोलते हैं ना कि यार बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है उसके ऊपर, तो प्रेशर पड़ रहा है इसका मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर एरिया पे फोर्स पड़ रहा है, एंड इसीलिए इसको बोला जाता है प्रेशर को कि फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या कहा जाता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। बहुत इजी है, तो फॉर्मूला भी वही बन जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड। यानी कि जिस पर्टिकुलर एरिया पे, जिस भी एरिया पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स के वैल्यू को और एरिया के वैल्यू को डिवाइड कर दो आपस में, आपका वैल्यू आ जाएगा। यानी हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चा, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, प्रेशर को P बोला जाता है, फोर्स को F बोला जाता है, एरिया को A बोला जाता है। यानी P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, P इज इक्वल टू F अपॉन A। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द प्रेशर। उम्मीद करता हूं बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा, सबसे इजी टॉपिक है। फोर्स आपको समझा दिया था, एरिया आपको पता ही है क्या होता है, कोई भी चीज का एरिया होता है। रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, स्क्वायर है तो साइड का स्क्वायर, ट्रायंगल है तो हाइट इनटू बेस इनटू हाइट। दिस इज द फॉर्मूला जो हमने मैथ्स में स्टडी किया हुआ है, करेक्ट? अब हमें फॉर्मूला मिल गया प्रेशर का कि क्या होता है प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। अब इसका ऐसा यूनिट भी होगा, तो हमें पता है कि कोई भी फॉर्मूले से ही हम यूनिट बना सकते हैं। तो मुझे पता है अगर मुझे प्रेशर का ऐसा यूनिट निकालना है, तो मुझे पता है ये जो फोर्स दिख रहा है, फोर्स का जो यूनिट होता है, फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, ठीक है, और डिवाइड है, नीचे लिख दो डिवाइड, और एरिया का जो यूनिट होता है यूजुअली हम मीटर स्क्वायर में लेते हैं, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और यही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो प्रेशर का जो ऐसा यूनिट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं यूजुअल तौर पे, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं 1 पास्कल, जिसको PA, ठीक है ना, PA के नाम से डिनोट किया जाता है। क्या, PA के नाम से, PA मतलब पास्कल। तो अगर आपको कोई पूछेगा
कि द वैल्यू ऑफ प्रेशर, या फिर दिया हुआ रहेगा द वैल्यू ऑफ प्रेशर इज 50 पास्कल, तो 50 पास्कल इज नथिंग बट द 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एसआई यूनिट याद रखना, प्रेशर का एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट, लेकिन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोला जाता है। याद रखना, पास्कल को लिखेंगे कैसे, पीए मतलब पास्कल, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक साइंस की बात करें, आपको पता है ना हमारा एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेरिक साइंस के हिसाब से बात करें जो यूनिट ऑफ प्रेशर होता है उसको बार से डिनोट किया जाता है। यानी जब भी हम लोग कोई एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बारे में बात करेंगे, आपने सुना होगा कि आज एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा लग रहा है। एटमॉस्फेरिक मतलब जो हवा जो चल रहा है एटमॉस्फेयर में, जो दबाव है उसमें भी प्रेशर होता है, कभी जोर से हवा चलता है एक प्रेशर मारता है, तो वो जो यूनिट होता है हवा के केस में, एटमॉस्फेयर के केस में जो प्रेशर होता है उसको बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी उसका यूनिट क्या हो जाएगा, बार। और बार का मतलब क्या होता है, 1 बार का जो वैल्यू होता है 10⁵ 10⁵ मतलब कितना, 1 के आगे 5 बार 0 लिख दो, तो इतना पास्कल, मतलब कितना होता है 1 लाख। तो 1 बार का मतलब होता है 1 लाख, 10⁵ मतलब 1 लाख पास्कल, मतलब सोचो कितना बड़ा वैल्यू है बार का। तो अगर बहुत बड़े वैल्यू आ जाते हैं प्रेशर के तो उसको हम बार में लिख सकते हैं, लेकिन वो एटमॉस्फेयर होना चाहिए। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 बार का जो वैल्यू है वो है 10⁵ पास्कल। याद रहेगा ये सब चीजें, ठीक है। और ये क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, जो भी हम बात कर रहे हैं प्रेशर का, तो प्रेशर का कोई मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं होता, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना, सिर्फ वैल्यू होता है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द स्केलर क्वांटिटी। तो ये आप याद रख सकते हो। क्लियर, समझ में आ गया प्रेशर का मतलब क्या है, कोई भी चीज के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, फोर्स पड़ रहा है एक एरिया पे, दैट इज नथिंग बट द प्रेशर। समझ में आ गया, इजी है। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ये अगला जो टॉपिक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्रेशर ऑन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब आपको पता है कि हर चीज के ऊपर हम प्रेशर लगा सकते हैं, जैसे ये मेरा हाथ सॉलिड है, इसके ऊपर मैं प्रेशर लगा सकता हूं, पानी के ऊपर प्रेशर लगा सकता हूं, गैस अगर है उसके ऊपर भी प्रेशर लगा सकता हूं। लेकिन इस चीज को समझने के लिए आपको दो तीन चीजें और समझना पड़ेगा। मान लो कि मेरे पास ये सॉलिड है, मान लो ये मेरे पास लिक्विड है, मान लो इसके अंदर मेरे पास गैस है। क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 चीजें होते हैं। स्टेट ऑफ मैटर की बात करें तो वैसे प्लाज्मा भी होता है और वैक्यूम वगैरह भी होते हैं, लेकिन हम बेसिक तौर पे स्टेट ऑफ मैटर की जब भी बात करते हैं तो या तो कोई चीज कड़क हो सकती है सॉलिड, या तो कोई चीज पानी जैसे हो सकती है लिक्विड, या तो कोई चीज गैस हो सकती है। यही 3 चीज स्टेट ऑफ मैटर यूजुअली हम पढ़ते हैं। तो सॉलिड में क्या होता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, 7th में 6th में पढ़ा होगा कि सॉलिड में जो इंटर मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं, यानी इसके अंदर कोई ये समझ लो एक लोखंड का टुकड़ा है, तो सॉलिड है ना, तो इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो इतना एक दूसरे को टाइटली अरेंज होंगे कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसके अंदर जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा वो काफी ज्यादा क्या होगा, स्ट्रांग होगा। यानी एक पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे को कनेक्ट होंगे। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इस चीज में क्या होता है, इस चीज में स्ट्रांग होता है। याद रखना कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पे मैं टॉप पे लिख देता हूं ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। देखो यहां पे ध्यान से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इस केस में क्या होता है बच्चा, इस केस में सॉलिड में स्ट्रांग होता है, वही लिक्विड में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो थोड़े थोड़े गैप में प्रेजेंट होते हैं, हमें भले ही दिखाई नहीं देता, लेकिन इसको अगर आप किसी माइक्रोस्कोप या फिर किसी अंडर में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लिक्विड के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है, इंटरमॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है, वो क्या होते हैं, मॉडरेटली स्ट्रांग होते हैं। क्या होते हैं बच्चा, मॉडरेटली स्ट्रांग, यानी कि स्ट्रांग तो होते हैं लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं होते जितने कि सॉलिड्स होते हैं। और वही अगर मैं बात करूं गैस की, तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी ज्यादा दूर दूर होते हैं, तो ये क्या होते हैं, वेरी वीक होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, ये मैं आपको बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूं, ये पहले से आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, याद आ जाएगा। तो हमने क्या बात किया, 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, या तो सॉलिड, या तो लिक्विड, या तो गैस। तो सॉलिड में क्या होता है कि जो एटम्स अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, कोई भी चीज एटम से ही बनती है, सॉलिड की अगर बात करो या फिर कोई मटेरियल की बात करो, तो हम लोग सेल से बनते हैं, हम लोग ह्यूमन बींग्स है, लिविंग थिंग है, तो लिविंग थिंग्स का सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, सेल। वैसे ही कोई भी मटेरियल जो है नॉन लिविंग थिंग है उसकी बात करो तो उसके अंदर एटम्स प्रेजेंट होता है। तो एटम्स भी प्रेजेंट होंगे तो बहुत सारे प्रेजेंट होंगे उसके अंदर, कोई भी मेटल का टुकड़ा ले लो, कोई भी चीज ले लो, तो बहुत सारे एटम है। लेकिन एटम एक दूसरे से चिपके हैं, कितने स्ट्रांगली चिपके हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो अगर कोई एक ऐसा चीज है जिसके अंदर एटम्स बहुत ज्यादा स्ट्रांगली टाइटली अरेंज है,
तो समझ जाना कि उसका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। इंटरमोलिकुलर मतलब क्या, एक दूसरे के जो मॉलिक्यूल्स है उनमें जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए बहुत ज्यादा प्रेजेंट होंगे। तो सॉलिड में बहुत ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, लिक्विड में थोड़ी गैप गैप में होंगे, दूर दूर पे होंगे तो वो मॉडरेटली स्ट्रांग है, और गैस में तो बहुत दूर दूर होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि गैस जो होता है जब भी इसको कोई मौका मिलता है तो वो गैस एक्सपांड हो जाता है, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा वीक होता है, उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं, ठीक है, तो काफी ज्यादा वीक होता है। अब इसका क्या लेना देना है हमारे टॉपिक से, तो हमारा बोल रहा है कि प्रेशर ऑन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अगर मैं बात करूं, जो गैस होता है इसके ऊपर जो प्रेशर लगता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा लगता है। क्या लगता है, सबसे ज्यादा, मोर, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रेशर गैस के ऊपर लगता है, उसके बाद लिक्विड के ऊपर लगता है लेस मोर, ठीक है, ठीक है, मॉडरेट आप लिख सकते हो, ये कोई वर्ड नहीं होता है लेस मोर, मॉडरेट लिख सकते हो, मॉडरेट, और सॉलिड के ऊपर लेस, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखो, ध्यान से समझना इस चीज को, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोग को, इसको आप समझ पाओगे बहुत अच्छी तरीके से तो क्लियर हो जाएगा आपको मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब कभी भी अगर हम सॉलिड की बात करते हैं, ठीक है, कभी भी हम सॉलिड की बात करते हैं तो उसमें जो गैस होता है, ठीक है, उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है बच्चा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। वही लिक्विड की बात करते हैं तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वीक होता है। वही अगर मैं बात करूं किसकी, गैस की, तो हमारा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है बच्चा, सबसे ज्यादा वीक होता है। यह चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अगर आप इस चीज को समझ में आ जाओगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये सब चीज आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो फटाफट से करते हैं, याद रखना ये सब चीजें। चलो, तो हमारा जो टॉपिक हम कर रहे हैं दैट इज नथिंग बट द प्रेशर ऑन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो गैस में क्या लगता है, सबसे ज्यादा प्रेशर लगता है, प्रेशर सबसे ज्यादा गैस में लगता है, थोड़ा कम उससे लगता है लिक्विड में, और सबसे कम लगता है इसको सॉलिड में। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करूं, अब जैसे कि मुझे पता है कि जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं गैस की, तो गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मैंने बताया कि बहुत वीक होते हैं, मतलब उनमें जो अट्रैक्शन पावर होती है वो वीक होती है, मतलब वो दूर भागने का सोचते हैं। तो अगर मैं किसी गैस को एक सिलेंडर में रखूं, मान लो इस गैस को, जो हमारा घर के अंदर सिलेंडर होता है, ठीक है, इसके अंदर मैं रखता हूं, तो इसके अंदर क्या है, गैस पार्टिकल प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को दूर धकेलने की कोशिश करेगा या फिर भागने का रास्ता ढूंढेगा। लेकिन हमने ये पूरे सिलेंडर को एकदम पैक रखा है, एक भी गैस का एक भी पॉइंट का लीकेज नहीं है वहां पे, तो ये गैस क्या करता है, अंदर ही अंदर प्रेशर बना के चलता है। लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर एक होल मार दो, करना मत, लेकिन एक होल अगर मार दो गलती से, तो वो एक्सपांड हो सकता है, या फिर उस पर्टिकुलर होल से गैस जो है वो बहुत तेजी तरीके से बाहर निकलने की कोशिश करता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि गैस के पास जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। वही अगर मैं बात करूं लिक्विड की, जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करता हूं मैं, ठीक है, मान लो कि ये मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है ना, ये मेरे पास क्या है, एक कंटेनर है, और इसके अंदर मैंने क्या भर रखा है बच्चा, इसके अंदर मैंने मान लो मैंने भर रखा है पानी, ये क्या है, इसके अंदर पानी भर रखा है, और पानी भरने के बाद मैं क्या करता हूं, होल बनाता हूं, एक यहां होल बनाया, एक यहां होल बनाया, एक यहां होल बनाया, तो होगा क्या, ये पूरे के अंदर क्या भरा हुआ है, ये पूरे के अंदर हमने पूरा क्या भर रखा है, पानी भर रखा है। इस पूरे बॉटल के अंदर हमने क्या भर रखा है बच्चा, पानी भर रखा है। ध्यान से समझना इस चीज को। तो होगा क्या कि जैसे ही आपने होल बनाया तो यहां से पानी गिरेगा, यहां से भी पानी गिरेगा, और यहां से भी पानी गिरेगा, तीनों जगह से पानी गिरेगा। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि किस होल से, ये तीन होल में से किस होल से सबसे ज्यादा दूर तक पानी गिरेगा। तो सबसे सीधा सादा जवाब जो है, ये पहले वाले होल से ज्यादा दूर तक जो पानी है वो गिरेगा। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर पानी का वजन है, तो सबसे नीचे ये है, तो इसका मतलब ये सबसे दूर गिरेगा, ये उससे थोड़ा कम गिरेगा, और ये उससे भी कम दूर गिरेगा। क्यों, क्योंकि जितना जितना आप ऊपर जाओगे तो उसके ऊपर के जो पानी है वो कम होते जाएगा, और जितना कम होते जाएगा मतलब उसके ऊपर फोर्स एक पर्टिकुलर एरिया में जो अप्लाई हो रहा है, जिसको हम प्रेशर बोलते हैं, वो कम होते जाएगा। उस हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भैया जितना भी लिक्विड के ऊपर पहले नीचे था उसके ऊपर ज्यादा दबाव था, तो उसका प्रेशर ज्यादा रहेगा, उससे कम उससे कम। यानी अगर हम किसी गैस से कंपेयर करें तो ऑब्वियसली गैस लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर लगता है वो क्या होता है, मॉडरेट होता है। इसका एग्जांपल हम इसमें भी कह सकते हैं, इसमें भी कह सकते हैं कैसे, कि अगर मान लो कि मेरे पास सिलेंडर था, इसके अंदर मैंने गैस के बदले पानी भर दिया और एक होल मार दिया,
तो उसमें से पानी निकलेगा, लेकिन उतनी तेजी से नहीं निकलेगा जितनी की तेजी से गैस निकला। क्यों? क्योंकि लिक्विड का जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा स्ट्रांग है, मॉडरेटली स्ट्रांग है, तो वो जो मॉलिक्यूल से एक दूसरे को पकड़ के थोड़ा रखे होंगे, इतना तेजी से नहीं भागेगा, स्लो भागेगा। समझ में आ रहा है? और वही अगर हम बात करें तीसरे दैट इज सॉलिड की, तो सॉलिड का सबसे कम प्रेशर होता है। तो मान लो कि जैसे एक पर्टिकुलर मेरे पास स्टैंड है, इसके ऊपर आपने कोई सामान रख दिया, तो इस पर्टिकुलर जगह पे क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा। तो यहां पे सेम चीज है। और यही चीज मैं सिलेंडर का एग्जांपल लूं कि इसके अंदर मैंने कोई सॉलिड रख दिया, इस सिलेंडर के अंदर लोखंड भर दिया, तो अगर होल मार दिया तो सॉलिड निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, क्योंकि भाई उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इतना अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग है कि वो एक जगह से हिलेगा भी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं दैट इज प्रेशर ऑन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड में सबसे कम लगता है, लिक्विड में उससे थोड़ा सा ज्यादा, और गैस में सबसे ज्यादा लगता है प्रेशर। समझ में आ गया? क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, दैट इज प्रेशर ऑन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे हम बात कर ही रहे थे कि हमारा जो वातावरण होता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, उसमें एयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जनरल तौर पे हम क्या बोल सकते हैं बच्चा कि द एयर सराउंड्स द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड। वी नो दैट कि हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों बगल क्या है? हवा है। इसीलिए हवा हमें महसूस होता है, और हवा नहीं होता तो हम जिंदा भी नहीं रहते। क्योंकि हवा की अगर हम बात करें तो उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऐसे कई अनगिनत गैसेस प्रेजेंट होते हैं, और वो ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए, लिविंग थिंग्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए। ठीक है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा तो वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हवा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने डिस्कस क्या किया कि अर्थ के चारों बगल क्या प्रेजेंट है? हवा प्रेजेंट है, और वो एक क्या बनाता है? एक लेयर बनाता है, अर्थ के चारों बगल लेयर बनाता है, और इसी लेयर को क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेयर। क्या कहा जाता है बच्चा? इसी लेयर को हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और ये जो एटमॉस्फेयर होता है हमारे जमीन से लगभग 16 किलोमीटर की हाइट, यानी अगर आप एकदम जमीन पे खड़े हो तो वो जमीन से लेके अगर आप 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाओगे, तब तक आप बोल सकते हो कि वहां पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, यानी हवा प्रेजेंट है। ठीक है, और ये जो प्रेशर होता है, अगर हम बात करें कि एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर तो 16 किलोमीटर हाइट तक प्रेजेंट है, लेकिन जैसे जैसे और ऊपर आप जाओगे, लगभग और ऊपर जाके 400 किलोमीटर तक के हाइट तक चले जाओगे, तो ये जो एटमॉस्फेयर का जो एयर का जो लेयर था वो धीरे धीरे बहुत फीका पड़ जाएगा, मतलब हल्का होते जाएगा। तो जितना ऊपर जाते जाओगे उतना वो हल्का होते जाएगा, और एक समय आएगा कि आप इतने ऊपर पहुंच जाओगे कि वहां पे हवा का नामो निशान नहीं होगा, क्योंकि आपने अर्थ के एटमॉस्फेरिक लेयर को पार करके आप किधर चले गए? स्पेस में चले गए। और स्पेस में कोई हवा नहीं होता, स्पेस में होता है वैक्यूम, कोई प्रेशर नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम सन्नाटा, एकदम जैसे आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि स्पेस शिप, रॉकेट या फिर सैटेलाइट लेके जाते हैं तो पूरा एकदम सन्नाटा होता है, ब्लैकआउट होता है पूरा, और एकदम हवा जीरो होती है वहां पे। तो इस तरीके से चीजें होती है। और यही जो प्रेशर की हम बात कर रहे थे, एटमॉस्फेयर की हमने बात कर ली, तो वहां पे हवा है तो वहां पे प्रेशर भी होगा। तो जो प्रेशर क्रिएट होता है हवा की वजह से, वहां पे एटमॉस्फेयर में भी हवा है तो हवा की वजह से क्या होगा? एक प्रेशर क्रिएट होगा। तो जो प्रेशर हवा की वजह से क्रिएट होता है उसी को बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोला जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। याद रहेगा, बहुत सिंपल सा फंडा, याद रखना इसको। ठीक है, अब जो एयर प्रेशर होता है जनरल तौर पे, अगर आप सी लेवल तक जाओगे, सी लेवल मतलब सी की ऊंचाई तक जाओगे, तो वहां पे आप समुद्र किनारे गए होंगे तो वहां पे भी हवा होता है। तो सी लेवल के हिसाब से बात करें, हमारा जो सी का लेवल होता है, आपने देखा होगा कि हर एक स्टेशन के ऊपर ना जो बोर्ड होता है, जैसे मान लो कि आप मुंबई से बिलोंग करते हो, तो जैसे मुंबई सेंट्रल, तो मुंबई सेंट्रल सी लेवल इतना, तो एक सी लेवल लिखा होता है, यानी समुद्र तट से ऊंचाई वो लिखा होता है। तो सी लेवल की जब भी बात करें तो वहां का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो होता है 1। कितना होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो वैल्यू होता है वो होता है 101 इंटू 10⁻³ पास्कल। अभी हमने यूनिट पढ़ा था पास्कल, जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट है, मतलब लगभग 101 इंटू 10⁻³ पास्कल। ठीक है, बोला जा सकता है, जो कि 1 बार के बराबर होता है लगभग, या फिर हम बोल सकते हैं 10⁻³ मिली बार। और यही 1 मिली बार की अगर बात करें, 1 मिली बार का मतलब होता है 10 स्क्वायर हेक्टोपास्कल। तो ये सब कुछ यूनिट्स हैं जो आपको याद रखना है। क्लियर? तो ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अगला जो टॉपिक है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज बायंट फोर्स। अब ये बायंट फोर्स क्या होता है भाई? हमने इतना सारा कंसेप्ट पढ़ लिया भाई, हमने फोर्स पढ़ लिया, प्रेशर पढ़ लिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ लिया। अब ये बायंट फोर्स क्या है? तो ये एक ऐसा चीज है जो आपको डूबने से बचाता है इन शॉर्ट, डूबने से बचाता है। कैसे बताता हूं? ये क्या है? इट इज द अपवर्ड फोर्स, देखो ध्यान से सुनो, इट इज द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज पार्शियली और फुल्ली इमर्स्ड इन द वाटर। यानी एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे मान लो कि ये मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, ये एक मेरे पास बीकर है और इसमें क्या है? पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है, ठीक है।
और इसी पर्टिकुलर बीकर के पानी के अंदर आपने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट को, मान लो कि ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको आपने इस पानी में रिलीज कर दिया, तो समझ लो ये इतना डूबा, ठीक है, इतना डूबा। लेकिन कोई भी चीज जब पानी में आप उसको रिलीज करते हो, ठीक है, कोई भी चीज को जब पानी में आप छोड़ते हो तो ऑब्वियसली सबसे पहले वो पानी के अंदर डुबकी मारता है। मतलब ये चीज जो होगा, आपने जैसे इधर से फेंका होगा तो पानी के अंदर वो डुबकी मारेगा। और इसी के रिलेटेड दोस्तों मैंने एक एक्सपेरिमेंट बनाया हुआ है आलू के साथ, पोटैटो, ठीक है ना। तो अगर आपने नहीं देखा तो हमारे इसी चैनल पे लगभग आज के डेट से अगर 1 महीना पहले अगर आप जाओगे तो हमने एक्सपेरिमेंट सीरीज स्टार्ट किया। तो मैं आपको बता रहा हूं, तो मैंने और हमारे नौशाद सर जो है, हम दोनों ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक नहीं, वैसे 2-3 एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा तो वो एक्सपेरिमेंट देख लेना, उसमें लाइव बताया हुआ है कि कैसे होता है वो चीज। तो आप इमेजिन करो कि मान लो कि मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को पानी में छोड़ा, तो पानी में जब छोड़ूंगा तो वो सबसे पहले नीचे डूबेगा, लेकिन नीचे डूबने के बाद बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो है ऊपर वापस तैरने लग जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट नीचे के नीचे डूब जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है मैं उसका कंसेप्ट बताऊंगा, लेकिन पहले इसको समझो कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद वापस से तैरने लगा। क्यों होता है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द बायंट या फिर बायंसी, एक ऐसा फोर्स होता है जो इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ धकेलता है। एक ऐसा फोर्स होता है जो इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ धकेलता है। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में पूरा डूबा हो या फिर आधा डूबा हो या फिर पार्शियली डूबा हो, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ धकेलने के एक प्रेशर, एक फोर्स लगता है। उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं बायंट फोर्स, जिसको एफ बी के नाम से रिप्रेजेंट किया था, एफ बी यानी बायंट फोर्स। तो कहने का मतलब क्या है कि ये एक अपवर्ड फोर्स है जो ऊपर की तरफ लगता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट पानी में, फ्लूइड में, कोई भी फ्लूइड, पानी में मतलब कोई भी फ्लूइड हो सकता है, उसमें जब वो डाला जाता है, फुल्ली या फिर आधा डाला जाता है। और हमेशा याद रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्वियसली सबसे पहले नीचे आने की कोशिश करेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी। ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा ना, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो नीचे आता है, चाहे पानी क्यों ना हो। पानी के अंदर भी कोई ऑब्जेक्ट छोड़ोगे तो वो नीचे ही जाएगा, क्योंकि भाई पानी के अंदर भी तो जमीन है, ग्रेविटी है ना भाई, अर्थ तो है ना, अर्थ के ऊपर ही तो पानी है, तो ग्रेविटी तो नीचे खींचेगा। लेकिन ये जैसे ही ग्रेविटी ने नीचे इसको खींचा, एक और फोर्स उसको ऊपर खींचने लगा उसी टाइम पे, जो कि था एफ बी। तो अगर मेरा जो बायंसी फोर्स है यानी एफ बी जो है, अगर बड़ा रहेगा ग्रेविटी फोर्स से, और ग्रेविटी फोर्स इज नथिंग बट उसका खुद का वजन, यानी उसका खुद का एक डेंसिटी होता होगा, जो हम पढ़ेंगे आगे जाके, लास्ट टॉपिक है हमारा डेंसिटी, उसमें पढ़ेंगे। तो अगर मेरा बायंसी फोर्स यानी ऊपर का फोर्स इस डाउनवर्ड फोर्स से बड़ा होगा, तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या करेगा? फ्लोट करेगा। ऑब्वियसली वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? फ्लोट करेगा, तैरेगा, क्योंकि भाई ऊपर का जो फोर्स है यानी जो उसको उठाने वाला फोर्स है वो ज्यादा है, तो वो तैरेगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि जो मेरा बायंसी फोर्स है उसका वैल्यू छोटा है, और जो ग्रेविटी का यानी खुद का मास, उसका डेंसिटी जो है वो अगर ज्यादा है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सिंक हो जाएगा, यानी डूब जाएगा। और इसी के तौर पे यही फिजिक्स का कंसेप्ट से दुनिया काम करती है। कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में जब जाता है, ठीक है, जैसे आप पत्थर फेंकते हो, तो कोई पत्थर को पानी में आपने फेंका, तो बहुत सारे पत्थर होते हैं जो पानी में तैर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसके डेंसिटी के हिसाब से वो ज्यादा होगा, उसके खुद के वजन से कम होगा, मतलब जो ग्रेविटी उसको खींचना चाहती है। क्योंकि ग्रेविटी इज नथिंग बट फोर्स क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी। फोर्स जो नीचे जा रहा है वो क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी। तो जितना ज्यादा वजन रहेगा उतना उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे ज्यादा खींचेगा। लेकिन जो चीज हल्का रहेगा तो वो तो तैरेगा। क्यों तैरेगा? क्योंकि उसके ऊपर जो एफ बी यानी बायंट फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो ज्यादा होगा। तो हमेशा याद रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट तभी डूबेगा जब उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स, जो खींचने का ताकत है नीचे वाला, एफ बी जो है, सॉरी माफ करना, एफ जी जो है वो ज्यादा रहेगा। तो ये चीज ध्यान में रखना, कोई चीज तब डूब सकता है जब उसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे की तरफ उसको खींच रहा है वो ज्यादा रहेगा, और वो ज्यादा कब रहेगा? जब उसका वजन ज्यादा रहेगा। ऑब्वियसली समझ में आ रहा है? क्लियर? तो वही चीज है। तो बायंसी का मतलब देखो, बायंट फोर्स तो आपको समझ में आ गया कि जो फोर्स है, बायंट फोर्स मतलब क्या है? एक सेकेंड, थोड़ा मैं नीचे लेता हूं, एक और चीज लिखता हूं। इट इज डिनोटेड बाय एफ बी, दैट इज बायंट फोर्स। इसको ही बोलते हैं हम लोग बायंट फोर्स। तो एक ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फुल्ली या फिर पार्शियली फ्लूइड में जाता है, तो उस फोर्स को बायंट फोर्स बोलते हैं। उसको डिनोट किया जाता है एफ बी से। और बायंसी क्या होता है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू फ्लोट इन ए फ्लूइड। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में तैरने का जो कैपेबिलिटी है, जो टेंडेंसी है, उसको बोलते हैं बायंसी। तो अगर ये मार्कर है, इसको पानी में छोड़ दूं और ये तैरेगा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है, बायंट फोर्स, और उस फिनोमिनन को, उस तैरने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? बायंसी। एक टेंडेंसी होता है कोई भी ऑब्जेक्ट के फ्लोट करने का। जैसे हम भी स्विमिंग पूल में जाते हैं, आप भी गए होंगे, हम स्विमिंग पूल में जाते हैं
तो हम तैर सकते हैं पानी के ऊपर, हम डूबेंगे नहीं, हम पानी के ऊपर तैर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर तरीका होता है। तो उस टेंडेंसी का हम लोग क्या बोलेंगे, बायंसी बोल रहे हैं। और हमारे ऊपर भी जो फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ ढकेलने में, यानी पानी के ऊपर सतह पे रखने के लिए, सरफेस पे रखने के लिए, तो उसको बायंट फोर्स बोलेंगे। समझ में आ गया ये चीज, क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ये हो गया बायंसी और बायंट फोर्स। एक और फंडा है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो कि बायंट फोर्स एंड बायंसी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, सिद्धांत हम लोग बोलते हैं ना कि क्या इसका प्रिंसिपल है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये बोलता है कि ये प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट, क्या बोल रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली और फुल्ली इमर्स इन ए फ्लूइड, यानी जब भी मैं कोई ऑब्जेक्ट को किसी भी पानी में या फिर किसी भी फ्लूइड में पूरा डालता हूं या फिर आधा, मतलब डालता हूं और वो फुल्ली डूब रहा है या फिर आधा डूब रहा है, तो उस केस में क्या होता है, एक फोर्स होता है बायंसी का जो उसके ऊपर एक्ट करता है और उसको ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स करने की कोशिश करता है। तो वो जो फोर्स लग रहा होगा, यानी जो फोर्स बायंसी वाला होगा, वो जो फोर्स लग रहा होगा जो ऊपर की डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट को उठाने की कोशिश कर रहा है, वो किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो वो किसके बराबर होगा? वेट ऑफ द फ्लूइड, याद रखना, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट, याद रखना, डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट। तो इसी को बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो भी बायंट फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को फ्लोट करवाने के लिए, वो किसके बराबर होगा? जितना भी फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उस ऑब्जेक्ट के वजह से, उसके वेट के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ गया? और इसका यूज कहां होता है, एग्जांपल क्या है? हमेशा याद रखना, शिप्स के कंस्ट्रक्शन में आपने देखा शिप कभी डूबती नहीं है, टूट गया, कुछ हो गया, टाइटैनिक टूट गया था बीच में से, तब डूबा। लेकिन प्रॉपर शिप का जो शेप होता है वो इस तरीके से आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से बनाया जाता है कि उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से बायंट फोर्स एक्ट करे और वो कभी डूबे ना। तो सबमरीज की बात करो, शिप्स की बात करो, तो उसके कंस्ट्रक्शन में इस आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कंसेप्ट यूज किया जाता है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे आखिरी टॉपिक, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिसका नाम है दोस्तों डेंसिटी। तो जैसे हमने बताया, डेंसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इन द बायंसी, बायंट फोर्स और आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो डेंसिटी और हम पढ़ेंगे रिलेटिव डेंसिटी। तो डेंसिटी का मतलब क्या है? इट इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। कोई भी ऑब्जेक्ट का खुद का एक वजन होता है और उस वजन के बाद वो उसको एक किसी लिक्विड में अगर डालूंगा तो उस लिक्विड का वॉल्यूम होता है। जैसे मान लो 1 लीटर पानी लिया, उसमें ये मैंने 50 ग्राम का मार्कर डाल दिया, तो ये 50 ग्राम उसका वजन हो गया, मास हो गया। और कितने में डाला? 1 लीटर पानी में डाला, तो 1 लीटर क्या हो गया? उसका वॉल्यूम हो गया। 1 लीटर को हम लोग 1 मीटर क्यूब भी बोला जाता है उसको, ठीक है ना। तो अलग अलग यूनिट्स होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन हमने बात किया कि हमने एक पर्टिकुलर 50 ग्राम का मास 1 लीटर पानी में डाला, तो मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कितने वॉल्यूम में कितना मास जा रहा है वो डिसाइड करता है उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या हो गया? इट इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कोई भी चीज का डेंसिटी हमें निकालना है तो उसका मास और वो कितने वॉल्यूम में जा रहा है उसको डिवाइड कर दो तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे डेंसिटी को? जनरल तौर पे इस सिंबल से, रो बोलते हैं इसको, RHO, रो। ठीक है, रो बोला जाता है लेकिन लिखा जाता है इस सिंबल से, ऐसा 9 जैसा बना देना, थोड़ा उल्टा 9। ठीक है, तो ये आपका रो का सिंबल है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास के लिए m अपॉन वॉल्यूम के लिए v। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा। तो याद रखना d इज इक्वल टू m बाय v या फिर डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यही याद रख लो, तो भी याद रखोगे चलेगा। अब इसका ऐसा यूनिट की बात कर ले तो मास का जो यूनिट होता है वो होता है केजी, ठीक है, और अपॉन वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो होता है लीटर या फिर मीटर क्यूब बोलते हैं उसको। तो मीटर क्यूब लिख दो, तो केजी पर मीटर क्यूब इज द एसआई यूनिट, याद रखना, केजी पर मीटर क्यूब इज द एसआई यूनिट। वही अगर मैं सीजीएस की बात कर लूं, सीजीएस यूनिट क्या होगा इसका? सीजीएस में केजी का हो जाएगा ग्राम और मीटर क्यूब का हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो याद रखना एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज केजी पर मीटर क्यूब। एसआई यूनिट की बात होगी तो केजी पर मीटर क्यूब होगा, लेकिन सीजीएस यूनिट अगर दिया है, सेंटीमीटर वगैरह दिया है, ग्राम दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर पर ग्राम क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, माफ करना, ये आपका यूनिट हो जाएगा। अब ये जो प्रॉपर्टी है डेंसिटी की हमने बात की, ये बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है इन डिसाइडिंग द प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंस। वो सब्सटेंस कितना प्योर है, मतलब उसका डेंसिटी ही बताएगा ना। जैसे मान लो कोई भी चीज का डेंसिटी जितना ज्यादा रहेगा उतना वो फ्लोट करने में काबिल रहेगा, तो इस हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये तो हो गया डेंसिटी। अब दूसरा है रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज एक्सप्रेस विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर,
यानी कोई भी चीज का रिलेटिव डेंसिटी अगर आपको कोई निकालने बोल रहा है तो उसको बस डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड कर लो, आपका वैल्यू आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, यानी इस मार्कर का मुझे रिलेटिव डेंसिटी निकालना है तो इसका डेंसिटी जो होगा, यानी इस मार्कर का जो डेंसिटी होगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर। और डेंसिटी ऑफ वाटर का वैल्यू हमेशा कॉमन होता है, याद रख लेना कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। कोई भी पानी की, नॉर्मल पानी की बात कर रहा हूं मैं, तो नॉर्मल पानी का जो डेंसिटी होता है वो होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब एसआई यूनिट में, और वही अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। याद रहेगा ये सब चीजें, बहुत इजी फंडा है, क्लियर होना चाहिए। अब रिलेटिव डेंसिटी जो सब्सटेंस है इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से भी जाना जाता है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो अगर आपको कोई पूछता है स्पेसिफिक ग्रेविटी तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब रिलेटिव डेंसिटी होता है, और रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन द डेंसिटी ऑफ वाटर। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये पूरा कंसेप्ट हमने इस पूरे चैप्टर का हमने कवर कर लिया है। रिगार्डिंग द फोर्स की बात कर लूं, प्रेशर की बात कर लूं, उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर लूं, हमने बायंसी, बायंड फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एज वेल एज द डेंसिटी हमने कवर कर लिया। तो हमारा जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं सीधा लास्ट पार्ट जो कि हमारा न्यूमेरिकल, जो कि ये इतने सारी चीजें हमने डिस्कस की है, इसका फॉर्मूला पढ़ा है, कंसेप्ट समझा है, उसके बेस पे दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स लेकर आए जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको देख लो और फिर ये लेक्चर खत्म हो जाएगा और ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, द डेंसिटी ऑफ ए मेटल, क्वेश्चन देखो, द डेंसिटी ऑफ ए मेटल इज 10.8 इंटू 10³ kg पर मीटर क्यूब। यानी एक कोई मेटल होगा, मान लो ये मेटल है, इस मेटल का डेंसिटी हमें दिया हुआ है 10.8 इंटू 10³ kg पर मीटर क्यूब हमें दिया हुआ है। हमें बोल रहा है फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मेटल। तो हमें सबसे पहले जो चीज दिया होता है उसको लिखना होता है, तो हम लोग लिखेंगे गिवन। कोई भी न्यूमेरिकल आया उसको गिवन लिखना। गिवन मतलब क्या क्या दिया है, तो हमें दिया है डेंसिटी ऑफ मेटल, तो लिख दो यहां पे डेंसिटी ऑफ मेटल इज इक्वल टू कितना दिया है, 10.8 इंटू 10³ kg पर मीटर क्यूब। ये हमें एक चीज दे दिया। हमें बोल रहा है फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी। तो हमें फॉर्मूला पता है, क्या पता है दोस्तों, कि रिलेटिव हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस दिया रहेगा उसका डेंसिटी होल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, होल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हमें एक चीज पता है, यहां पे क्या पता है कि जो वाटर होता है उसका जो डेंसिटी होता है वो हमें पता है कॉमनली, और ये हमको याद करने के लिए पहले ही मैंने आपको बता दिया था। तो हमको पता है कि जो डेंसिटी होती है किसकी, वाटर की, डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो होती है दोस्तों 1000 kg पर मीटर क्यूब। करेक्ट, यही होता है डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हम क्या करेंगे, रिलेटिव डेंसिटी मुझे निकालना है, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस यानी जो मेटल का डेंसिटी है वो लिख दूंगा, जो कि है 10.8 इंटू 10³ होल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है जो कि है 1000। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व कर लूं तो हमारा आंसर आ जाएगा जो कि है रिलेटिव डेंसिटी। तो हमें रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मेटल निकालना है, तो मैं लिखूंगा यहां पे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मेटल इज इक्वल टू दिस। ठीक है, लेता हूं इसको, इज इक्वल टू, ये देखो ये 1000, 10³ मतलब 1000 होता है, तो ये 1000 आप करना, हाँ अब देखो ये 1000 और 10³ का मतलब भी 1000 होता है, तो ये और ये कैंसल, तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 10.8। तो रिलेटिव डेंसिटी आ गया 10.8, और इसका कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि ऊपर नीचे दोनों डेंसिटी है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो डेंसिटी अपॉन डेंसिटी कैंसिल, हमारा आंसर आ गया रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मेटल। जो पूछा था इस मेटल का रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू 10.8। समझ में आ गया कितना इजी होता है न्यूमेरिकल। सो ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम में आएंगे तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट और लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ टुडे, दैट इज क्वेश्चन बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कोई ऑब्जेक्ट होगा, मान लो ये ऑब्जेक्ट होगा, इसका एक वॉल्यूम दे रखा है उन्होंने 20 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, मतलब सीजीएस यूनिट का इस्तेमाल हो रहा है। 20 सेंटीमीटर क्यूब दिया है एंड द मास इज 50 ग्राम, मास 50 ग्राम दे रखा है, मतलब ग्राम, देखो ग्राम दिया है मतलब सीजीएस यूनिट इस्तेमाल हो रहा है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें बोल रहा है विल द ऑब्जेक्ट फ्लोट ऑन वाटर और सिंक इन वाटर। ये आया ना असली क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया था बायंसी में, बायंड फोर्स में क्या पढ़ाया था कि जब बायंड फोर्स ज्यादा होगा तो वो ऑब्वियसली नहीं डूबेगा, लेकिन अगर बायंड फोर्स कम है तो वो डूब जाएगा। तो क्वेश्चन इसी प्रकार का पूछा है। ये क्वेश्चन में हमें पूछा है कि बताओ ये ऑब्जेक्ट डूबेगा कि नहीं डूबेगा, सिंक होगा कि नहीं होगा, फ्लोट करेगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखूंगा गिवन क्या दिया हुआ है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो हमें दिया है सबसे पहले वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा चीज दिया है इन्होंने मास ऑफ ऑब्जेक्ट,
मास ऑफ ऑब्जेक्ट इन्होंने दे रखा है जो कि है 50 ग्राम का, ठीक है, और उन्होंने दे रखा है डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर आप ध्यान दो यहां पे, इसको समझो। सबसे पहले मुझे पता है डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, कोई भी चीज ऑब्जेक्ट का डेंसिटी अगर मुझे निकालना है, डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, जो अभी हमने डिस्कस किया। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो मास का वैल्यू मुझे पता है जो कि 50 ग्राम, अपॉन वॉल्यूम का मुझे वैल्यू दिया हुआ है 20, तो 50 अपॉन 20 यहां पे चीजें दी हुई है। देखो ध्यान से, इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना है बच्चा, ठीक है, क्या बोल रहा है। तो मास दिया हुआ है 50, ठीक है, डेंसिटी आपको कितना दिया हुआ है, देखो यहां पे ध्यान से, डेंसिटी आपको 20 दिया हुआ है, ये जीरो कैंसल, 5 अपॉन 2 यानी 2.5, तो हमारा आंसर कितना आया 2.5, ठीक है, यानी डेंसिटी, देयरफॉर डेंसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है यहां पे, ठीक है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो आया हमें वो आया 2.5। यूनिट क्या आएगा डेंसिटी का, ये मास दिया हुआ है अपॉन वॉल्यूम, तो मास किस में दिया है, ग्राम में दिया हुआ है, और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आ गया इसका। तो हमें डेंसिटी मिल गया, लेकिन हमें क्या निकालना है, विल द ऑब्जेक्ट फ्लोट ऑन वाटर और नॉट, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो हमने पढ़ा था बायन्स फोर्स, तो बायन्स फोर्स इज नथिंग बट क्या होता है कि उसको कितना लग रहा है, लेकिन बायन्स फोर्स की जब हम बात करते हैं कि भाई वो बड़ा रहेगा तो ही फ्लोट करेगा या फिर कम रहेगा तो वो डूब जाएगा, लेकिन जब हम बायन्स फोर्स की बात करते हैं तो उस टाइम पे पढ़ाते पढ़ाते बायन्सी जब पढ़ा रहा था उस टाइम पे मैंने बोला था डेंसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो डेंसिटी जिसका ज्यादा है, जैसे मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ये बीकर है और इसमें मेरा ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट है, और ये मेरा क्या है, पूरा पानी से भरा हुआ है। अब ये ऑब्जेक्ट तैरेगा कि नहीं वो कैसे पता चलेगा, इसका जो डेंसिटी है, यानी डेंसिटी ऑफ जो पानी है, अगर ये ज्यादा है और ये डेंसिटी जो है ऑब्जेक्ट का ये कम है, ठीक है, तो ये कम है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट तैरेगा कब, जब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कम होगा और डेंसिटी ऑफ वाटर ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ही ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसका भार ज्यादा है ना, तो वो डूब जाएगा। तो यहां पे हम देखेंगे, अगर आप ध्यान दोगे किसका डेंसिटी ज्यादा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हियर डेंसिटी ऑफ वाटर विच इज गिवन हियर, दैट इज, देखो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था ये चीज कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2.5। तो ज्यादा कौन है, ऑब्जेक्ट का, यानी इस ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी है, ये ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है आपको, इसका जो भार है, डेंसिटी जो है वो ज्यादा है। तो हम लोग बोल सकते हैं हियर द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर देन दैट ऑफ वाटर, that is 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब is greater than 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। therefore हम क्या बोल सकते हैं कि the object will sink in the water। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भैया जो ऑब्जेक्ट है उसका जो डेंसिटी है वो ज्यादा है पानी से, तो इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट का जो भार है वो भी ज्यादा होगा, तो वो पानी में क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो ऑब्जेक्ट विल सिंक इन द वाटर, एंड यही क्वेश्चन हमें पूछा था, बताओ कि पानी में डूबेगा कि नहीं डूबेगा। हमने बता दिया भाई पानी में डूबने वाला है, क्यों, क्योंकि भाई इसका डेंसिटी ज्यादा है ऑब्जेक्ट का, किससे, पानी से। अगर इसका डेंसिटी कम होता, जैसे ये 1 है तो ये 0.5 होता, तो नहीं डूबता, फ्लोट करता। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप कोई भी चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वेदर दैट ऑब्जेक्ट विल सिंक, डूबेगा या फिर फ्लोट करेगा। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया। क्लियर, समझ में आ गया। तो इसी के साथ ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर हमारा एंड होता है। ऐसे और भी चैप्टर्स और भी लेक्चर्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा है आपको जरूर से बताना, ये चैप्टर कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।